स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो आज जो है हम स्कूल व्याख्याता अर्थशास्त्र का बैच शुरू करने वाले हैं। इसमें आपको डेली रोजाना की क्लास मिलेगी और मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे डाउट जो है वो मैं क्लियर करा पाऊँ और रेगुलर क्लास ले पाऊँ। तो आज जो हम शुरू करने वाले हैं अर्थशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा। अर्थशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा और सिलेबस को कि मैंने वीडियो अलग से बना दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसका लिंक दे दिया गया, वहाँ पर जाकर इसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो टॉपिक वाइज छोटे छोटे टॉपिक लेकर चलेंगे, हर एक टॉपिक को हम अच्छे से क्लियर करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, तभी ये टॉपिक आपको क्लियर हो पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा। अर्थशास्त्र मानव के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। एक तो आपने बात ये ध्यान रखनी है, अर्थशास्त्र क्या है? आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। और ऐसे भी पूछ सकते हैं भी अर्थशास्त्र का संबंध किससे है, तो अर्थशास्त्र का संबंध जो है सामाजिक विज्ञान से है। अर्थशास्त्र का संबंध सामाजिक विज्ञान से है। इसके बाद में अगर हम बात करें आगे, तो ये 300 ईसा पूर्व कौटिल्य की एक पुस्तक थी अर्थशास्त्र। अब वो अर्थशास्त्र क्या थी, वो उस राजनीति से संबंधित थी। उसका जो क्षेत्र था वो राजनीतिक क्षेत्र था, ठीक है, इसलिए उसे राजनीतिक अर्थशास्त्र भी कहा गया। ये जो अर्थशास्त्र है ये इकोनॉमिक्स नहीं थी, वो उसका क्षेत्र था वो पूरा वो राजनीति से संबंधित था, इसलिए उसे राजनीति अर्थशास्त्र कहा गया। इसके बाद में हम बात करें अर्थशास्त्र शब्द की उत्पत्ति कैसी हुई है। अर्थशास्त्र की उत्पत्ति कैसी हुई है, तो एक ये ग्रीक शब्द है, ध्यान रखना, ग्रीक शब्द ऑक्यू प्लस नोमस से मिलकर हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? परिवार का नियम। जिसका अर्थ होता है परिवार का नियम। तो ये ध्यान रखना, जिस प्रकार इसका अर्थात एक जो गृहिणी होती है वो अपने परिवार की सीमित आय से आवश्यकताओं को किस प्रकार संतुष्ट करती है, तो परिवार का नियम। इसका मतलब यही हो गया भी सीमित आय से आवश्यकताओं को कैसे पूरा किया जाता है। इसके बाद में जैसे जैसे अर्थशास्त्र का विकास होता गया वैसे वैसे इनकी जो परिभाषाएं हैं, परिभाषाओं का दायरा भी बढ़ता गया, परिभाषाएं इनकी बढ़ती गई। जिस अर्थशास्त्री के समय जैसी तत्कालीन परिस्थितियाँ थी उसी के अनुरूप ही उसने अर्थशास्त्र को परिभाषित कर दिया। अर्थशास्त्रियों में परिभाषा को लेकर एक मत नहीं है, तो इसलिए जो श्रीमती बार बुटन है उन्होंने क्या कहा, जहाँ 6 अर्थशास्त्री एकत्र होंगे वहाँ 7 मत होंगे। जहाँ 6 अर्थशास्त्री एकत्र होंगे वहाँ कितने मत होंगे? 7 मत होंगे। इसी प्रकार केन्स ने क्या कहा, परिभाषाओं की अधिकता को देखते हुए, परिभाषा की अधिकता को देखते हुए केन्स ने कहा अर्थशास्त्र ने परिभाषाओं से अपना गला घोट लिया है। तो ये आपने ध्यान रखनी है अभी, ये जो परिभाषाएं हैं किन के द्वारा दी गई है, किन के द्वारा ये कहा गया है। तो केन्स ने क्या कहा, अर्थशास्त्र ने परिभाषाओं से अपना गला घोट लिया है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो ज्यूथन ने क्या कहा, अर्थशास्त्र एक असमाप्त विज्ञान है। अर्थशास्त्र एक असमाप्त विज्ञान है, ये भी ध्यान रखना। और जेकब वाइनर अर्थशास्त्र में है जो अर्थशास्त्री कहते हैं, ये ध्यान रखना आपने, ठीक है। ये मुख्य जो अर्थशास्त्र के बारे में कहा है अर्थशास्त्रियों ने ये है। तो इसके बाद में हम आगे बात करते हैं। वैसे जो ये ज्यूथन ने जो परिभाषा दी थी इसके वैज्ञानिक महत्ता को देखते हुए ये कहा था। इसके बाद में हम मुख्य रूप से आगे हम बात करते हैं इनकी परिभाषाओं की। हम जो है मुख्य परिभाषा ही पढ़ेंगे। सबसे पहले धन प्रदान परिभाषा। धन प्रदान या इसे धन का अध्ययन भी कहा जाता है। अर्थशास्त्र के जनक, ये याद रखना, अर्थशास्त्र के जनक या जन्मदाता एडम स्मिथ है। एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक या अर्थशास्त्र के जन्मदाता एडम स्मिथ, याद रखना एडम स्मिथ। इसके बाद में इनकी एक बुक थी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जो कब प्रकाशित हुई थी 1976 में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक में इन्होंने अर्थशास्त्र को राज्य अर्थव्यवस्था कहा था। क्या कहा था? राज्य अर्थव्यवस्था कहा था। और राज्य अर्थव्यवस्था कहते हुए इस प्रकार परिभाषित किया था कि अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन के स्वरूप और कारणों की खोज से संबंधित है। तो ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? अर्थशास्त्र के जनक या अर्थशास्त्र के जन्मदाता एडम स्मिथ के द्वारा दी गई है। इसका कईयों ने इसका समर्थन भी किया था, जिनमें मुख्य से जेबी से का नाम आ जाता है, वॉकर का नाम आ जाता है, जेएस मिल का नाम आ जाता है, सीनियर का नाम आ जाता है। और जेबी से ने क्या कहा था,
समर्थन करते हुए इस परिभाषा का, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन का अध्ययन करता है, जो धन का अध्ययन करता है। वाकर ने क्या कहा, अर्थशास्त्र ज्ञान के उस भाग का नाम है जिसका संबंध धन से है। तो ये इनके समर्थन में कुछ परिभाषाएं दी गई थी। इसके बाद में बात करें आलोचना की, इसके बाद में हम बात करते हैं। अभी जो धन प्रदान परिभाषाएं थी इनकी कड़ी आलोचना की गई और आलोचकों ने इनसे भी विभिन्न नामों से संबोधित किया। जैसे कार्लाइल ने क्या कहा, इसे कुबेरपंथ कहा। रस्किन ने क्या कहा, घृण्य विज्ञान तथा अधम विज्ञान कहा। विलियम मोरिस ने क्या कहा, रोटी मक्खन का विज्ञान। ये आप मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, रोटी मक्खन का विज्ञान, ठीक है, किसने कहा है, तो विलियम मोरिस ने कहा है। इसके बाद में ये जो आलोचना की इसका कुछ आधार भी था, क्यों इनकी आलोचना की, तो इन अर्थशास्त्रियों का मानना था, जिन्होंने आलोचना की है, इनका मानना था कि ये जो परिभाषाएं हैं ये धन पर अधिक जोर देती है, ये परिभाषाएं धन पर अधिक जोर देती है, नंबर एक बात। तो इसके बाद में ये आर्थिक मानव की कल्पना करती है, आर्थिक मानव की कल्पना करती है। इसके बाद में इसका जो क्षेत्र है, इसका क्षेत्र बहुत ही संकुचित क्षेत्र है, इसका क्षेत्र जो है वो बहुत ही संकुचित क्षेत्र है। ये जो मानव कल्याण का उल्लेख नहीं करती, मानव कल्याण का उल्लेख नहीं करती, केवल धन पर ही जोर देती जा रही है। इसके बाद में और इनका मानना था कि जो धन जो होता है वो सच्चे सुख का प्रतीक नहीं होता। इस आधार पर इन्होंने क्या किया, इसकी आलोचना की थी। अब इसके बाद में हम बात करते हैं भौतिक कल्याण या आर्थिक कल्याण, जिसे कह दिया जाता है भौतिक कल्याण या आर्थिक कल्याण संबंधी परिभाषा। तो ये परिभाषा ध्यान रखना किसके द्वारा दी गई थी, अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दी गई थी। ये परिभाषा अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दी गई। इनकी पुस्तक थी एक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो 1890 में प्रकाशित हुई थी। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा अर्थशास्त्र मानव के साधारण व्यवसायिक जीवन संबंधी क्रियाओं का अध्ययन है। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है, परिभाषाएं एग्जाम में पूछ सकते हैं। और ये कहते हुए इन्होंने ये भी कहा, यह व्यक्तिगत तथा सामाजिक कार्यों के उस भाग की जांच करता है जिसका कल्याण के भौतिक साधनों की प्राप्ति तथा उपयोग से घनिष्ठ संबंध होता है। इस मत का भी कईयों ने समर्थन किया, जिसमें पिग्गू है, एली है, कैनन का नाम आता है, बेवरिज का नाम आता है, इन्होंने इसका समर्थन किया था। फिशर हो गया, क्लार्क हो गया आदि। और समर्थन करते हुए जो पेंसन है, पेंसन ने क्या कहा था, अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है। और पिग्गू ने क्या कहा, आर्थिक विज्ञान की विषय वस्तु आर्थिक कल्याण है, यह क्षेत्र सामाजिक कल्याण के उस भाग तक सीमित हो जाता है जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मुद्रा रुपये पैमाने के साथ संबंधित किया जा सकता है। और प्रोफेसर बेवरिज ने क्या कहा, अर्थशास्त्र उन सामान्य रीतियों का अध्ययन है जिनके द्वारा मनुष्य अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो ये सारी परिभाषाएं आपने याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। जिस प्रकार इनका समर्थन करता है तो आलोचना करता भी होंगे। तो इनकी भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषाओं में केवल मानव के भौतिक कल्याण पर बल दिया गया है। जिन्होंने आलोचना की उनका ऐसा मानना था कि भौतिक कल्याण पर इनका बल दिया गया है। और प्रोफेसर रॉबिन्सन ने कल्याण प्रदान परिभाषाओं की भ्रामक दोषपूर्ण संकुचित बताया था। तो ये आपने इसमें ध्यान रखना है। इनका मानना क्या था, परिभाषा श्रेणी विभाजक है, विश्लेषणात्मक नहीं है, अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान के साथ मानव विज्ञान भी है। और इस मत के समर्थक अर्थशास्त्रियों ने इसके क्षेत्र को अत्यधिक संकुचित कर दिया है। ये ऐसा इन अर्थशास्त्रियों का मानना था जो आलोचना करते हैं इसकी। इसके बाद में हम अगली परिभाषा की बात करते हैं, दुर्लभता संबंधी। प्रोफेसर लॉर्ड लियोनिल रॉबिन्सन के द्वारा ये दी गई थी। इनकी पुस्तक थी एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स साइंस 1932 अर्थशास्त्र की प्रकृति पर निबंध। तो ये इनकी पुस्तक थी। तो इन पुस्तक में इन्होंने क्या कहा, परिभाषित करते हुए कहा, अर्थशास्त्र को 1932 में अर्थशास्त्र को परिभाषित करते हुए इस प्रकार कहा कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानव व्यवहार का अध्ययन साध्यों व वैकल्पिक उपयोग वाले सीमित साधनों के संबंध में करता है। तो ये परिभाषा आपने ध्यान में रखनी है। और इसे ही हम सीमित साधन तथा असीमित आवश्यकताएं भी कह सकते हैं। इस परिभाषा का दूसरा रूप इस प्रकार भी हम देख सकते हैं कि सीमित साधन तथा असीमित आवश्यकता संबंधी परिभाषा किसने दी थी, तो प्रोफेसर रॉबिन्सन ने दी थी। क्योंकि साधन तो सीमित है लेकिन हमारी जो आवश्यकताएं हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं वो असीमित है। सीमित साधन के द्वारा असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं की जा सकती। और रॉबिन्स अर्थशास्त्र को आदर्श विज्ञान न मानकर वास्तविक विज्ञान मानता है। ये भी ध्यान रखना भी कौन से ऐसे अर्थशास्त्री है,
जो अर्थशास्त्र को आदर्श विज्ञान न मानकर वास्तविक विज्ञान मानते हैं। तो इसके बाद में हम अगर आगे बात करते हैं आवश्यकता विहीनता, प्रोफेसर जेके मेहता के द्वारा दी गई है। इन्होंने अर्थशास्त्र को परिभाषित करते हुए क्या कहा, अधिकतम संतोष अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति से संभव नहीं बल्कि आवश्यकताओं की कमी एवं समाप्ति में निहित है। तो ये प्रोफेसर जेके मेहता की आवश्यकता विहीनता परिभाषा है, आप याद रखिए। जो इन सभी परिभाषाओं में सर्वोत्तम परिभाषा मानी गई है, सबसे अच्छी परिभाषा मानी गई है, वो प्रोफेसर बोल्डिंग की मानी गई है। इन्होंने अर्थशास्त्र को परिभाषित करते हुए क्या कहा, देखिए इन्होंने कहा, अर्थशास्त्र को मानव के सामान्य जीवन व्यवसाय का अध्ययन कहना अर्थशास्त्र को बहुत व्यापक बनाता है। भौतिक कल्याण कहना इसे बहुत ही संकुचित बनाता है। मानवीय मूल्यांकन कहना इसे बहुत व्यापक बनाता है। मुद्रा द्वारा मापनीय क्रियाओं का अध्ययन बताना भी बहुत ही संकुचित करता है। तो ये आप ध्यान रखना, ये सर्वोत्तम परिभाषा मानी गई है प्रोफेसर बोल्डिंग की। और रॉबिन्सन की परिभाषा सैद्धांतिक वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इससे अर्थशास्त्र का विस्तार हुआ। तो ये आप मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, आप नोट लगा कर लिख सकते हैं कि अर्थशास्त्र का विस्तार किसकी परिभाषा से हुआ है, तो रॉबिन्सन की परिभाषा से हुआ है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। इसके बाद में आगे हम बात करते हैं, तो दो परिभाषाएं और हमारी जो इम्पोर्टेंट है। तो एक तो आवश्यकता विहीनता, तो ये जेके मेहता के द्वारा होगी, और ये एक पुस्तक भी ध्यान रख लेना, एडवांस्ड इकोनॉमिक्स थ्योरी 3rd एडिशन 1957। और इसके बाद में एक आती है विकास संबंधी परिभाषा, सैमुअलसन के द्वारा 1964 में दी गई थी। तो ये कुछ मुख्य परिभाषाएं थी जो मैंने आपको करवा दी है। अगर आपको कोई बात समझ में ना आई हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको वो डाउट मैं क्लियर कर सकूं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक उसका नोटिफिकेशन आ जाए, आप उसे देख सकें। और आप चाहें तो इसके नोट्स आप बना सकते हैं अच्छे से, और मैं कोशिश करूंगा कि सारे टॉपिक आपको करवाए जाएं। और फर्स्ट ग्रेड का जितना भी सिलेबस है अर्थशास्त्र का, इसका इकोनॉमिक्स का, तो वो मैं आपको पूरा करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। और जो है इसके अलावा एक और मैंने इसमें सीरीज शुरू कर रखी है, जो अर्थशास्त्र शब्दावली है, अर्थशास्त्र के जितने भी शब्द हैं तो उनको भी मैं बता रहा हूँ, उनकी भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ डेली की। और इसके बाद में एक और चीज़ मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, जो 11वीं 12वीं की बुक्स है, 11वीं 12वीं की जो बुक्स है इकोनॉमिक्स की, आरबीएससी और जो एनसीईआरटी की बुक्स है, एनसीईआरटी की बुक है, वो दोनों ही मैं आपको यहाँ पे करवाऊँगा। तो इसके लिए आप प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ताकि आपको भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।